इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम्स नज़दीक आ गए हैं और 12th के एग्जाम्स पहले होते हैं, 10th के एग्जाम्स बाद बाद में होते हैं। तो 12th के जिन एग्जाम्स जिनके भी हैं, वो अगर मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें उन्हें डर है कि कैसे उसकी तैयारी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाए, अगर वो इस पर विचार कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरह से बाकी के बच्चे समय में तैयारी करें ताकि आप बिहार बोर्ड के एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाए मैथमेटिक्स में। और ये चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं मेरा मार्कशीट मेंशन है। मैंने खुद अपने 12th बोर्ड एग्जाम में 95 98 मार्क्स लाए हैं, जो कि 95 पे से ज्यादा है। तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने किस तरह से इतना मार्क्स स्कोर किया और आपको क्या करना चाहिए बाकी के बचे हुए दिनों में ताकि आप इतना मार्क्स स्कोर कर पाए। तो अगर देखा जाए तो बिहार बोर्ड में मैथ्स में स्कोर करना इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखा है तो। ठीक है, अगर आपने पहले से एनसीईआरटी कर रखा है, आपने लास्ट के एक साल में मेहनत की है, तो आपको लास्ट में बस गाइडेंस चाहिए कि आपको बचे हुए जो दिन है उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए ताकि आप अपने पूरे पढ़ाई का सबसे बेहतरीन आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज को इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही जो लोग पहले से उतना नहीं तैयारी कर पाए हैं, बचे हुए दिनों में कैसे प्रिपरेशन करें ताकि उनका आउटपुट आउटपुट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके, इस चीज के बारे में भी डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि जो भी बचा हुआ टाइम है उसमें हम लोग प्लानिंग कैसे करें ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। तो सबसे पहले आता है हाउ टू प्लान। ओके, तो हाउ टू प्लान में अगर हम लोग बात करें कि प्लानिंग कैसे करना है तो उसमें बहुत से टॉपिक्स आते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, बहुत से पॉइंट्स आते हैं, जैसे पहला पॉइंट है कि चूज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है और आप उस पर क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, लेकिन एट द एंड वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा और या तो बहुत कम चांस है कि वो एग्जाम में आएगा। तो उस पर मेहनत करने का उतना फायदा नहीं है जितना फायदा उस टॉपिक पर मेहनत करने का है जो कि हमें कंफर्म है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक चूज करना होगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ सारे टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं। जैसे आप अगर एनसीईआरटी फॉलो करते हैं या 12th बोर्ड का सिलेबस फॉलो करते हैं तो उसमें सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शंस है, जिसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में, जिसमें इनवर्स ट्रिगो भी है। ठीक है, और रिलेशन फंक्शन फर्स्ट वाला चैप्टर है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस चैप्टर को अगर करना चाहते हैं और आपने पहले से कर रखा है, ठीक है, आपने पहले से इस चैप्टर को पढ़ रखा है, एनसीईआरटी इसकी सॉल्व कर रखी है, तब तो बहुत बढ़िया। आप जस्ट उसको रिवाइज कीजिए और आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता पीछे से, ठीक है, आपने इसका ना क्वेश्चन किया है ना इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तो आप इसमें मैं बोलूंगी इनवर्स ट्रिगो को कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इनवर्स ट्रिगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे चांसेस है कि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ इनवर्स ट्रिगो से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ आपको इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकेंड टॉपिक जो कि अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा से आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से अगर देखें तो अगर आपने पहले से कर रखा है तो सेम बात, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से ज्यादा, ठीक है, डिटर्मिनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचे तो या तो इन और मैट्रिक्स से अगर देखें तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स या फिर डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस 5 मार्क्स में, जो कि होता है हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्जाम में, उसमें आ सकते हैं। उसमें बहुत ज्यादा चांस है कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के एक क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, तो अगर आपको मेहनत करना है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए, आप मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पर कीजिए। उसके लिए आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट, ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, आपको उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, आपको मेथड पता होना चाहिए, आप एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करके भी मेथड पता कर सकते हैं।
कि अगर आपको इनवर्स निकालना है तो इनवर्स कैसे निकाला जाता है, आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए और उस पर अगर आपको मेथड पता है तो आप डायरेक्ट वहां भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स या अलजेब्रा वाला पार्ट है, ठीक है, तो इसमें आपको प्रैक्टिस अगर आप कम भी करते हैं लेकिन आपको मेथड पता है कि कैसे इनवर्स निकाला जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को, तो आप बस उतना पढ़कर जा सकते हैं और वहां के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा टाइम है आपके पास, तो आप बुक से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, आप कैसे सीना सॉल्व कर सकते हैं। पहले से अगर आपने सॉल्व करके रखा है तो आप रिवाइज कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक है कैलकुलस। कैलकुलस बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इन सारे टॉपिक्स में देखें तो कैलकुलस सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला टॉपिक है। तो आप कोई भी टॉपिक करें या ना करें, कैलकुलस को तो पक्का से कर जाए। और कैलकुलस में अगर आप देखें तो आता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ओके, और एरिया। तो डिफरेंशिएशन का जो एनसीईआरटी का बुक रेफर करें तो जो सेकंड वाला टॉपिक है 5, जो उसका चैप्टर है, उसका जो पॉइंट 2 वाला पार्ट है, वहां से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। उसके पहले कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, तो वहां से आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चांस है कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में भी दिखेंगे और उसके अलावा आपको 2 मार्क्स में तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन होंगे ही होंगे, डिफरेंशिएशन निकालने के लिए होगा ही होगा। तो आप डिफरेंशिएशन को जरूर से करके जाए, आपको मेथड पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में डिफरेंशिएशन के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन अगर आपने पहले से कर रखा है तो आप उसको रिवाइज करें, अगर आपने पहले से नहीं कर रखा है तो आपको एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं। आप जस्ट एक दो कॉन्सेप्ट पढ़कर नहीं छोड़ सकते। तो आप ट्राई कीजिए कि आप एनसीईआरटी के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कम से कम लगा लीजिए, ताकि आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाए। और अप्रोक्स ज्यादा चांस होता है कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड में पूछा जाता है, तो आपके लिए वहां हेल्प हो जाएगी। उसके बाद आता है उसी कैलकुलस में पार्ट है डिफरेंशिएबिलिटी का, और उसके अलावा एरिया का भी। तो आप वहां से उसको देख सकते हैं, उसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं एनसीईआरटी से, अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो आप उनके कॉन्सेप्ट आप अपने नोट से पढ़ सकते हैं। उसके बाद है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। तो ये भी, इससे भी 5 मार्क्स का आप फिक्स रखिए। इंटीग्रेशन से आपका 5 मार्क्स का फिक्स है कि एग्जाम में आएगा, ठीक है। और उसके बाद 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर से भी 5 क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपका फिक्स है कि आएगा, ठीक है। उसके अलावा अलजेब्रा का मैंने बोला कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका फिक्स है कि एग्जाम में आएगा। अब देखते हैं, और एक मैंने वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। तो जो वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री है, ये भी प्रैक्टिस का नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट का टॉपिक है। अगर आपको पता है कि दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप एग्जाम में आएगा अगर कोई क्वेश्चन, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस चैप्टर के लिए आप ट्राई कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा सारे कॉन्सेप्ट पर एक एक क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, ताकि एग्जाम में सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, ओके। उसके बाद आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसका भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, तो आप इसका भी एक या दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाए एग्जाम में। और उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से कम चांस है कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए, लेकिन हो सकता है कि आ जाए, और बेयस थ्योरम को लेकर। लेकिन 2 मार्क्स के अक्सर आते हैं, तो इसके क्वेश्चंस भी आपको दिख जाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट को आप पढ़ सकते हैं, एक एक क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए उसमें आपको वेक्टर एंड 3D, अलजेब्रा, ठीक है, जिसमें मैट्रिक्स होता है, और लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, इन सब चीजों में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। एक कॉन्सेप्ट पर अगर आप एक क्वेश्चन लगा लेते हैं तो सही है, लेकिन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में आपको कॉन्सेप्ट बहुत कम है, कॉन्सेप्ट है ही नहीं, लगभग फॉर्मूला है बस। फॉर्मूला के बाद सीधे आपको क्वेश्चन लगाना होगा, और आप जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा और उतना ज्यादा चांस है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो इस हिसाब से आप अपने टाइम और अपने सुविधा के अनुसार देख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर कितना ज्यादा मेहनत करना है, ताकि आपको आउटपुट एग्जाम में मिल सके, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है फॉलो एनसीईआरटी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी सारे टॉपिक्स के बारे में बताया कि आपको एनसीईआरटी से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, आप किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी से सॉल्व कीजिए। अगर आपने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है और आपको लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो आप एनसीईआरटी को ही रिवाइज कीजिए,
ओके, तो आपको ये 2 काम करने हैं। अगर आपने बिल्कुल नहीं किया है तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन लगा लीजिए। अगर आपने सारा प्रैक्टिस किया है और आप एक साल पीछे के 1 साल में पढ़ाई किया है तो आप एनसीईआरटी को जस्ट रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है या एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया लगेगा। आप मैथ्स का पेपर ले लीजिए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो चुकी है पूरी तरह से, तो आप 3 आवर का पेपर लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। या अगर आपको लगता है कि आपको सारे टॉपिक्स नहीं आते हैं और आप टॉपिक वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं, तो जैसे कि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन निकाल कर लगाइए, ठीक है। तो या तो आप टॉपिक वाइज लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर, या फिर ईयर वाइज लगा सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे, ओके। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सब चीज आता है, अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो आप तो इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक उतना ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी है तो भी आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन से उस कॉन्सेप्ट को सीखिए और फिर उस क्वेश्चन को एग्जाम में आता है तो अप्लाई कीजिए उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। अगर आपको ट्रिगो नहीं आता या इनवर्स ट्रिगो नहीं आता या फिर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता, तो आप उसको शुरू से स्क्रैच से बुक से पढ़ने नहीं जाइए। आप जस्ट उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और उस क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, कोई चीज नई सीखने को मिल रही है, उस चीज से सीखिए, उस क्वेश्चन से सीखिए और फिर आप एग्जाम देने जाइए, ओके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप मॉडल पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि सेम प्रीवियस ईयर जैसा ही दिखता है, ठीक है। उसमें 3 आवर के पूरे क्वेश्चंस होते हैं, पूरा सेट होता है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम से पहले, ठीक है, एग्जाम से पहले आप कितना भी 1 साल कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, कितने भी सही से पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन एग्जाम के पहले वाले दिन आप जो पढ़ते हैं और आप जिस तरह से पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं ये चीज बता सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने एनसीईआरटी को 2 से 3 बार सॉल्व कर दिया, केसी सीना सॉल्व कर दिया, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले आप जो चीज रिवाइज करते हैं वही चीज आपको एग्जाम में याद रहने वाला है। उसके पहले वाली चीजें तो आपको याद रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन एक दिन पहले आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका मेंटल स्थिति क्या है, वो चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम कल है तो आज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिए, आज आप जस्ट फॉर्मूला देखिए, ठीक है। हर टॉपिक पर जाइए, हर टॉपिक का फॉर्मूला देखिए, अपने नोट्स रिवाइज कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को देखिए कि हाँ ये मैंने कैसे बनाया था या कैसे सॉल्व होता है। ये सॉल्व करना नहीं बैठ जाइए, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता कि आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके रिवाइज कीजिएगा। तो आप हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देख कर रिवाइज कीजिएगा, अच्छा ये ऐसे बनता है, ये ऐसे सॉल्व होता है, और इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम के एक दिन पहले, ताकि आप एग्जाम में जाकर सारे चीज को सही से बना सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम को कैसे, कॉन्सेप्ट को कैसे रिवाइज करना है, ये चीज हो गया। अब आते हैं कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। आपने पढ़ाई कर ली, आपने रिवीजन भी कर लिया, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है, लेकिन आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपका पेपर 3 आवर में बहुत सही से कंप्लीट हो जाए, ओके। तो इसके लिए है कि सबसे पहले तो आप पैनिक मत होइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पेपर को देखा और मैंने सीधे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख लिया और मुझे वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मे भी हो सकता है कि मुझे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का जो 4 क्वेश्चन मेंशन है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो उस स्थिति में पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके अटेम्प्ट कर खत्म कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का है तो काफी इजी ही रहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आपको देखते ही बन जाएंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो जितना जल्दी हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को खत्म कीजिए। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कीजिए और उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। लेकिन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में तो आपको 15 क्वेश्चन ही करने हैं, तो वो तो ज्यादा चांस है, अगर आपने सही से पढ़ाई कर रखी है, जाहिर सी बात है, अगर आप 95% लाना चाहते हैं तो आपने पढ़ाई की रखी होगी, वरना लास्ट के 10 और 15 दिन में
शुरू से पढ़ाई करके 95% लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है या इम्पॉसिबल टाइप है। ओके, तो आपने पहले से पढ़ाई कर रखी होगी तो 15 शॉर्ट क्वेश्चन बनाने आपको आता ही होगा। ओके, और अगर नहीं भी आ रहा है तो उस सिचुएशन में आप पैनिक नहीं होइए, उस क्वेश्चन को छोड़िए और जो क्वेश्चन सबसे पहले आ रहे हैं उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए। ओके, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं फिर उन पर ट्राई कीजिए एट द एंड। जब आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए जो कि आपको आ रहे थे, उसके बाद आप जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए तो ट्राई कीजिए कि सारी चीज अटेम्प्ट करने के बाद, सारे लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास कम से कम 15 मिनट मिल जाए रिव्यू के लिए। ठीक है, तो अपना पेपर आप 2 घंटा 45 मिनट में कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए, ताकि आपके पास लास्ट के 15 टू 30 मिनट्स जो भी जितना ज़्यादा बचा सकते हैं उतना टाइम बचा लीजिए, ताकि आप अपने आंसर्स को रिव्यू कर सके एक बार। क्योंकि मैथमेटिक्स है तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन एरर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लास्ट में अपने पूरे पेपर को एक बार गो थ्रू कीजिए। अगर आपको कहीं एरर दिखता है, कहीं आपने गलती की है तो उसको सुधारिए और फाइनली आप अपने पेपर को सबमिट कीजिए। ओके, तो ये एक प्लानिंग स्ट्रेटजी है जिससे कि आप थोड़ा सोचकर अगर पढ़ाई करते हैं और सोचकर थोड़ा पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हो सकता है कि आप जहाँ 90 स्कोर करने वाले थे वहाँ आप 95 स्कोर कर जाए। ठीक है, और मैंने ये सारी स्ट्रेटजी को फॉलो किया था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स बहुत नज़दीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते रहूं। थैंक यू। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।